Assalamu alaikum, everyone. This is Dr. Imran Nazir. I welcome you all again. Now let's see first thing that we have somehow we have accomplished the geometry section. We have seen one software of ANSYS, that is ANSYS Design Modeler, in which we could create 2D or 3D geometries. You have practiced some parts of that software as well in your workshop, and you are also working on this. Now let's move on the other entity of the CFD, that is nothing but the meshing. Why meshing is done and what meshing itself is, ये बहुत सारे बड़े क्वेश्चंस हैं, और ये जब मैशिंग पूरी हो जाती है तो हमारे प्री प्रोसेसिंग स्टेप पूरा हो जाता है, ठीक है ना। और डेफिनेटली कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स एक सिमुलेशन टेक्निक है, एक मैथमेटिकल सॉल्यूशंस ही हैं बेसिकली। तो जब हमारा आखिरी रिजल्ट आएगा, हर जगह का एरर जो है ना काउंट होके आखिर में रिजल्ट में अक्यूमुलेट हो जाएगा। तो अगर ज्योमेट्री सही नहीं बनी हुई तो उसका एरर आ सकता है। अब मैशिंग मैशिंग सही नहीं तो उसका एरर आ सकता है। आगे चलकर हम बात करेंगे फिजिक्स सॉल्यूशन। तो हर जगह का एरर आखिर में जाकर हमारे रिजल्ट पर असर अंदाज हो। सबसे बड़ा जो एरर आता है या आने के चांसेस होते हैं वो मैशिंग वाले स्टेप में होते हैं। तो मैशिंग जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक टास्क है। कुछ हद तक एनसिस मैशिंग ने इसको ऑटोमाइज किया हुआ है और इसकी कॉम्प्लिकेशंस को ख़त्म करने की कोशिश की है, लेकिन भारत ये इटसेल्फ है कॉम्प्लिकेटेड। पर मैशिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने आज हमारा पहला दिन है इसका मैशिंग का, तो मैंने कुछ चीज़ें आपको एक लेक्चर देंगे, फिर कोशिश करेंगे कि आखिर में डेमोन्स्ट्रेशन भी स्टार्ट हो जाए, तो कल वो ख़त्म हो जाए डेमोन्स्ट्रेशन। सबसे पहले मैंने एक प्रेजेंटेशन स्टार्ट की हुई है, जस्ट 1 और 2 वॉइसेस के आपको ये प्रेजेंटेशन नज़र आ रही है, न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस यूलर्स मेथड। जी, ओके, साउंड एंड द प्रेजेंटेशन। Should we start? Yes, Kashif sir. Yes, little bit wait, please go ahead. Okay. So, uh, for understanding why meshing is important and what meshing itself is, we have to understand numerical solutions. और फिर मैंने एक पर्टिकुलर एक प्रेजेंटेशन निकाली है जिसमें हम डिफरेंशियल इक्वेशंस की न्यूमेरिकल सॉल्यूशन अंडरस्टैंड करते हैं। और यहाँ पर तो सिर्फ यूलर्स मेथड डिस्कस हुआ है, लेकिन आप जो भी न्यूमेरिकल मेथड होगा वो कमोबेश इसी तरह काम करेगा। Differential equation क्या होती है? We all know, because we all particularly related with the engineering field. A differential equation is a relation between the independent variable normally what's called x, the dependent variable y, and its derivatives, first derivative, second, or higher derivatives. Some of these variables might be missing from the equation. Many situations in not mathematics but physics, engineering, biology, chemistry, blah blah blah. सो कुछ एग्जांपल्स इस प्रेजेंटेशन में है। मिसाल तौर फ्री फॉलिंग बॉडी की डिफरेंशियल इक्वेशन, हार्मोनिक ऑसिलेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, शेप ऑफ हैंगिंग स्ट्रिंग्स, पॉपुलेशन ग्रोथ लिमिटेड, स्प्रेड ऑफ डिजीज, प्रीडेटर प्रे। अब ये कोशिश की गई है, जिसने भी ये प्रेजेंटेशन बनाई है उसने कोशिश की है कि मुख्तलिफ फील्ड्स ऑफ इंजीनियरिंग, नॉट ओनली इंजीनियरिंग, बल्कि कुछ ऐसी जगहों की भी एग्जाम्पल लेकर आया है, लाइक पॉपुलेशन ग्रोथ, जो कि डायरेक्ट इंजीनियरिंग से रिलेटेड नहीं है, सोशल साइंसेज से या किसी और जगह से। जैसे हमारी जानी पहचानी एक ही क्वेश्चन नजर आ रही है फिलहाल, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। बाकी बायोलॉजी की क्वेश्चन स्प्रेड ऑफ डिजीज, कुछ मैकेनिक्स की फ्री फॉलिंग बॉडीज या हार्मोनिक ऑसिलेशन। तो ये सारी डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, इसमें डेरिवेटिव्स टर्म्स इन्वॉल्व हैं, और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो फिर हमें इस डेरिवेटिव टर्म को खत्म करना होता है। मींस वी हैव टू इंटीग्रेट द इक्वेशंस, और वी हैव टू अप्लाई सम डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन मेथोडोलॉजीज। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्यूशन की बात करते हैं तो uh, हम जो है ना वो इसका फिर न्यूमेरिकल आंसर देते हैं। The given equation like these we would like to solve them. अब न्यूमेरिक डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्यूशन का मतलब यह है कि आप ऐसी इक्वेशन बनाओ जिसमें डेरिवेटिव ना हो। मिसाल तो मैं कहूँ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग वाली इक्वेशन अगर आपके सामने नजर आ रही है, अगर मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए तो पहले तो मैं इससे अपान वाले dt को राइट साइड पर ले जाऊंगा और फिर दोनों तरफ से इंटीग्रेट करूंगा। समहाउ लेफ्ट साइड तो टेम्परेचर अलग हो जाएगा d से, लेकिन राइट साइड पर अगर ये सॉल्यूशन उसका मौजूद है तो यहाँ भी अलग हो जाएगा। और चूंकि इसमें t है नहीं टाइम, तो हमारे पास t लगा प्लस c आ जाएगा। तो वो जो इक्वेशन होगी उसमें डेरिवेटिव टर्म इन्वॉल्व नहीं होंगे। सो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मींस वी नीड
to get the equation of a dependent variable with respect to independent variable without derivatives. There are many known methods to solve differential equations using non-numerical techniques means by hand. So most of them involve integration methods as we have prepared. हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं और ये पर्टिकुलरली उसने कूलिंग को निकाल के वो जो कूलिंग वाला इक्वेशन थी उसको निकाल के करके दिखाया है कि देखें आप इसको यूं करेंगे कि आपने इसको टी और अपॉन टी एम, क्योंकि टेम्परेचर के वेरिएबल इस तरफ हैं और वहां पर सिर्फ के अकेला है, उसको टी टी दे दिया, फिर इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड किया, इसकी इंटीग्रेशन लेफ्ट साइड पर log ऑफ टी माइनस टी एम है और उसकी के टी प्लस सी है, फिर समाव आपने बाउंड्री कंडीशन अप्लाई की और आपका ये एक इक्वेशन आ गई. Now see, the very first form is the differential form of the equation and the very last is the without differential form. और ये ही एक सॉल्यूशन है. इस वाले और इस वाले में फर्क क्या है कि अब हमें अगर कांस्टेंट टीएम मिला हुआ है तो हम टाइम डिफरेंट डाल के हम टेम्परेचर की प्रोफाइल कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि किसी भी टी पर स्मॉल टी पर हम टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है जो कि इसका एनालिटिकल सॉल्यूशन है तो फिर हमारे लिए मसला ही खत्म. लेकिन अगर हमें कह दिया जाए कि इसका न्यूमेरिकल सॉल्यूशन बताएं तो फिर हमें न्यूमेरिकल मेथड अप्लाई करना होगा. फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए जो होती है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पर बताया कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन वो होती हैं जिसमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो. तो जनरल उसका फॉर्म लिखा हुआ है dy अपॉन dx इज सम फंक्शन ऑफ x y, और फिर एक बाउंड्री कंडीशन मिली होती है कि x नॉट पर y की वैल्यू लेट से y नॉट. तो अब द सॉल्यूशन व्हिच वी कॉल फंक्शन ऑफ y ऑफ x टू सच एन इक्वेशन व्हिच कैन बी पिक्चर्ड ग्राफिकली. अब ये एक तस्वीर है, इसी तस्वीर की वजह से हम इस प्रेजेंटेशन पर आए हैं. बेसिकली इस डिफरेंशियल फॉर्म का अगर हम बगैर डिफरेंशियल फॉर्म देखें y का फंक्शन f ऑफ x अगर मिला हो तो ये वो फंक्शन है, ये डिड्यूस करना या ये हासिल करना ही हमारा जो है ना वो मकसद है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का. ठीक है, इस वक्त हमें वो फंक्शन अननोन है लेकिन ये पॉइंट नोन है, जो एक पॉइंट है कि x नॉट पर उसकी जो वैल्यू, ये जो बाउंड्री कंडीशन है ये नोन है, x नॉट पर उसकी वैल्यू y नॉट है, यानी कि ये एक ऑर्डर्ड पेयर उसी फंक्शन का एक हिस्सा होगा. तो सिर्फ एक नुक्ता मालूम है हमें इस फंक्शन पर, बाकी हमें नुक्ते नहीं मालूम. अगर हमें सारे नुक्ते मिल जाएं या बहुत सारे नुक्ते मिल जाएं तो हम उनको मिला के फंक्शन बना सकते हैं. तो फंक्शन इज Rasab, there is a question. यस. There is a question जो कि आशिक ने, he says कि why we use differential equation instead of analytical equation? Why? Sorry, repeat. Why we use हम differential equation क्यों use कर रहे हैं बजाय analytical equation use करने? डिफरेंशियल इक्वेशन हम यूज नहीं करते. ये याद रखिएगा, जहन में बात रखिएगा कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं ये नेचुरली अकरिंग इक्वेशंस हैं, क्योंकि हमारा जो ये यूनिवर्स है वो चेंज हो रहा है कंटिन्यूसली. ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? बेसिकली स्टडी ऑफ चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू आइदर टाइम और स्पेस. अब न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग को गौर से देखें तो हमें लेफ्ट साइड ये कह रही है कि चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो ये एक टाइम ओरिएंटेड इक्वेशन है. और अगर नीचे शेप ऑफ हैंगिंग स्ट्रिंग को देखें तो सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y विद डी एक्स स्क्वायर वेयर x इज सम स्पेस. तो चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू स्पेस. तो स्पेस और टाइम के चेंज होने से किसी भी वेरिएबल में फर्क आए तो ये एक नेचुरल फिनोमेना है. ये दुनिया हर वक्त चेंज हो रही है दो तरीकों से. माना हर वक्त चेंज होने का मतलब ये है कि कोई ना कोई वेरिएबल जिसको हम जनरली फाई कहते हैं, फाई वेरिएबल, ठीक है ना, कोई भी उसका नाम देते हैं फाई वेरिएबल. माना प्रेशर, टेम्परेचर, विस्कोसिटी, वेलोसिटी, जो भी आप उसमें फाई को पुट करें, फाई इज चेंजिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम. एक बात, एक ही नुक्ते पर डिफरेंट टाइम में उसकी वैल्यू देखें, हो सकता है चेंज हो रही हो, तो ये डिफरेंशियल वेरिएबल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी इसकी अगर आप बनाएंगे. या आप टाइम को किसी तरीके पास कर लें और एक जगह से दूसरी जगह मूव हो और वो वैल्यू चेंज हो उस फाई की, तो ये भी एक किस्म की चेंज इन फाई माने चेंज इन फाई है विथ रेस्पेक्ट स्पेस. तो ये डिफरेंशियल इक्वेशंस यूजुअली एक रियल वर्ल्ड फिनोमेना है. हम किसी भी रियल वर्ल्ड को मैथमेटिकली इस तरह देख रहे हैं, गिरता हुआ पानी, गिरती हुई कोई बॉडी, या
टेम्परेचर का ठंडा होना, माना किसी चीज का ठंडा होना, हार्मोनिक ऑसिलेटर, पॉपुलेशन ग्रोथ को देखना, ये राइट साइड पर जो अंग्रेजी में लिखे हुए हैं ये रियल वर्ल्ड है, उसका मैथमेटिकल फॉर्म लेफ्ट साइड पर लिखा हुआ है। याद रखिएगा So basically, we are taking care of transients, आपके कहने का मतलब है। डिफरेंशियल इक्वेशन बनती ट्रांजिएंट जमाने में, और ट्रांजिएंट जमाना जो है वो भी कहना बहुत हद तक एक आधी तस्वीर होगी। ट्रांजिएंट में सिर्फ टाइम आता है, ठीक है ना, तो स्पेस नहीं आता। तो हम जो है ना वो हम कहेंगे रियल वर्ल्ड। रियल वर्ल्ड में टाइम एंड स्पेस बोथ आएंगे। तो अगर हम कहेंगे कि चेंज विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस एंड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन में वो करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन तो हमें बाय डिफॉल्ट आती हैं। अब हमारा मसला ये होता है कि अब हमने टेम्परेचर निकालना है। लेट से इस इक्वेशन से टेम्परेचर निकालना है डिफरेंट टाइम्स पर, तो कैसे निकालेंगे? तो हमें इसको सॉल्व करना पड़ता है, एनालिटिकली करें या न्यूमेरिकली करें। एनालिटिकल सॉल्यूशन डिफिकल्ट होते हैं, एक्यूरेट होते हैं, लेकिन डिफिकल्ट होते हैं, और बाज़ दफ़ा वो पॉसिबल भी नहीं होते उसकी कॉम्प्लिकेशंस की वजह से, मैथमेटिक्स की। तो हम जो कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स है ये न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ही करता है। और करता किन चीज़ों का है? वो है आपकी डिफरेंशियल इक्वेशंस जो 3 बड़ी हैं, मास, मोमेंटम और एनर्जी इक्वेशन। तो बेसिकली वी हैव टू सॉल्व इट। इस प्रेजेंटेशन दिखाने का मकसद है कि टाइम, 2 मेरे पास इस तरह के प्रेजेंटेशंस हैं जो हम देखेंगे। एक है एक है आपकी डिस्क्रीटाइजेशन इन टाइम, और एक है डिस्क्रीटाइजेशन इन स्पेस। हम ये समझ गए तो हमें आधी सीएफडी की बातें समझ में आना शुरू हो जाएंगी आगे, कि हम मैशिंग क्यों करते हैं, फिर आगे चलकर हम जो है ना वो रंज कटा मेथड और दूसरे मेथड क्यों करते हैं। ठीक है, होप द क्वेश्चन इज बीइंग आंसर्ड। लेकिन बहरहाल मैं यहाँ पर था, मैं मैसेज नहीं पढ़ रहा, तो इसलिए आप एब्रप्ट बंद भी कर सकते हैं, मैंने क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अभी मैं बिल्कुल एक फ्लो में हूँ। ओके, तो याद रखिएगा कि ये हमारी एक इक्वेशन थी, डिफरेंशियल इक्वेशन। उसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, और इस इक्वेशन का ग्राफिकल फॉर्म या इक्वेशन फॉर्म मिसिंग है, और ग्राफिकली फॉर्म हमने ऐसे ही बना दिया है कि ये एक इक्वेशन है जो मालूम करनी है, उसका सिर्फ एक नुक्ता हमें मालूम है जो कि बाउंड्री कंडीशन। अब मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज हैं यहाँ पर। हम जो यूज कर रहे हैं या इस प्रेजेंटेशन में, वो यूलर मेथड है, आइलर मेथड इसको कहते हैं। बड़ा अच्छे तरीके से बात करें तो वरना बिल्कुल अंग्रेजी स्टाइल से हम इसको सिंधी में यूलर यूलर कहते हैं, यूलर। लेकिन बहरहाल, तो आइलर इक्वेशन क्या कहती है? आइलर इक्वेशन फिलहाल वो जो कहती है वो तो बाद में आएगा, लेकिन अभी क्या है कि अगर हमें एक पॉइंट है, द पॉइंट एक्स वाई, the point x naught y naught is called the initial point and the point x x y is called the terminal point। देखें ये 2 पॉइंट हैं। मिसाल तौर हमें इनिशियल पॉइंट मिला हुआ है तो इट इज कॉल्ड इनिशियल कंडीशन, या हम समटाइम इसको इनिशियल कंडीशन कहते हैं। और बाउंड्री कंडीशन मींस ये भी बाउंड्री कंडीशन है एक किस्म की, लेफ्ट साइड पर या इनलेट पर या इनपुट पर, और वो भी एक बाउंड्री कंडीशन है जो कि लास्ट पॉइंट है। तो ये 2 नुक्ते अगर हमारे पास आ जाएं, y एक्स एक्ट और वाई एक्चुअल, तो ये हमारे पास 2 नुक्ते आ गए, फर्ज कर लेते हैं। अब आयलर मेथड क्या है? आयलर मेथड कहता है कि आप जो टाइम है ना, जो पहला वाला एक्स नॉट ना, एक्स एक्सिस पर जो 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 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको आपने एज अ होल देखा, एक्स नॉट और एक्स एक्चुअल, और वाई का भी आपने एज अ होल देखा। तो उसका एक मेथोडोलॉजी है यूलर की कि वो इस तरह आप कैलकुलेट कर सकते हैं। पर मैं इस मेथड को स्पेसिफिकली डिस्कस नहीं कर रहा यहाँ पर मैं आपको ग्राफिकली दिखाऊंगा कि अगर सिर्फ 2 नुक्ते ही हों, तो ये जो ऑरेंज कलर की जो लाइन है ना, ये प्रिडिक्शन है यूलर मेथड की, इस मेथोडोलॉजी के थ्रू। और असल फंक्शन ये है। क्या आप समझते हैं कि ये जो ऑरेंज लाइन है ये बहुत हद तक जो है ना वो अपने असल फंक्शन के बिल्कुल ऊपर कॉपी हो रही है? सही सही मेरे No, ख्याल no, में, no. तो बहुत दूर है। फिर हम क्या करते हैं कि यूलर कहता है कि जो 2 आपने पॉइंट बताए हैं ना, एक्स नॉट और एक्स एक्चुअल, उनको जो है ना, आशिक आपके पास मैं आता हूँ, उनको फिर हम कुछ डिवाइड करते हैं। ठीक है ना, अगले मरहले में क्या करेगा कि इसको डिवाइड करेगा। अब हम इसको 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। ये जो एक्स नॉट से एक्स 4 तक है, इसके बीच में हम 4 उसकी इक्वल डिवीजन करते हैं।
और वही अब डिवीजन अब हम एलर मेथड में अप्लाई करते हैं, उनको हम डेल्टा एक्स कहते हैं। बहरहाल अप्लाई करने के बाद हमारे पास नई वैल्यूज आई y1 y2 y3, और अब आप देखें कि अब जो डिड्यूस हो रहा है फंक्शन न्यूमेरिकली, वो थोड़ा बहुत और ज्यादा रिफाइन हो गया है टुवर्ड्स इट्स ओरिजिनल फंक्शन। जी आशिक, क्या कह रहे थे? हेलो सर। आपका? हाँ, हेलो। जी जी जी। वो लड़का कह रहा था कि टीम ज्वाइन नहीं हो रही सर। टीम ऑन नहीं हो रही? सर एक लड़का व्हाट्सएप व्हाट्सएप पर है आशिक रमजान 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 सर, मीटिंग ज्वाइन हो रही है। मीटिंग ज्वाइन, उसका इंटरनेट का इशू होगा, आप सभी ज्वाइन हो चुके हैं, उसको आप रिप्लाई कर दो कि ट्राई अगेन एंड अगेन। ठीक है सर। ओके, सो नाउ अगर हम पीछे जाएं थोड़ा, अब ये अब हमने सिर्फ 2 डिवीजन की, मतलब कोई डिवीजन नहीं की, एक और आखिरी पॉइंट तो टेलर मेथड से जो इसकी प्रेडिक्शन आई न्यूमेरिकली, वो ये फंक्शन था जो कि बहुत दूर था अपनी असल सच्चाई से। लेकिन अगर हम जो है ना वो हमने डिवीजन थोड़ी ज़्यादा कर ली, तो अब हमारा जो फंक्शन है वो थोड़ा उसके करीब होना लगा है। ठीक है ना, थोड़ा उसके करीब होने लगा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी ज़्यादा डिविजन्स होंगी न्यूमेरिकल में, उतना ज़्यादा असल फंक्शन की तरफ जो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन है वो होगा। यहाँ से हमें एक अंदाज़ा हो रहा है। तो ये क्या है? ये हमारी एक्स एक्सिस में डिविजन्स हैं, है ना? डिपेंडेंट वेरिएबल में डिविजन्स हैं। अगर एक्स एक्सिस टाइम होगा, तो ये हमारी डिस्क्रीट, इसको हम कहते हैं डिस्क्रीटाइजेशन इन न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन, इसको हम कहते हैं डिस्क्रीटाइजेशन। डिस्क्रीटाइजेशन या डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, एक डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एक है, ब्रांच है मैथमेटिक्स की, डिस्क्रीट ब्रांच। डिस्क्रीटाइजेशन में हम जो है ना वो नंबर ऑफ मैंने किसी चीज को अगर हम तोड़ें, तो फर्दर उसको सब हिस्सों में तोड़ें, तो दिस स्टेप इज कॉल्ड डिस्क्रीटाइजेशन, यानी कि मैशिंग। तो अब हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर स्पेस है तो उसको हम कहेंगे स्पेस डिस्क्रीटाइजेशन, लाइक एक्स स्पेस है, एक्स 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 और वाई एक्सिस एक स्पेस है। तो यहाँ से जन्म लेता है आपका मैशिंग का कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, तो ये टाइम के हिसाब से। अब इसका असल जो सॉल्यूशन है वो आपने देख लिया, और ये इसका फिर आगे चलकर इस प्रेजेंटेशन में बता रहा है कि इसका वो है जवाब। देखें, यहाँ पर एक और चीज भी करता जा रहा है कि हमारे पास वो कह रहा है कि ये एक चीज है, इसको हमने एक्स नॉट जीरो लेके और इसका एरर भी देखा। तो द एक्चुअल सॉल्यूशन इज दिस, y ऑफ 2 इज 14.3, और इसका आंसर जो है ना वो उसके लिए उस हिसाब से आंसर कितना था एट 2 पर। अच्छा, ये नहीं दिखा है इसमें, इसमें इसमें छठे पर आपका आया है 3, हाँ 3.5। देखें देखें इसका असल आंसर देखें, इंटरेस्टिंगली इसका जवाब आया है, अभी जो हमने डिवीजन किए x2 पर जवाब आया है 3.58, और अगर इसका असल सॉल्यूशन देखें और 2 उसमें पुट करें तो जवाब आता है 14.39। तो जवाब में बहुत फर्क है। तो ये फर्क जो है वो कौन मिटाएगा? फर्क मिटाएगा जितनी आप नंबर ऑफ डिवीजन ज्यादा करेंगे। इस एक्स को जितना ज्यादा नंबर ऑफ डिवीजन करेंगे, उतना ज्यादा आपका जवाब एक्यूरेट होगा। और न्यूमेरिकली हमारे पास यही एक वजह होती है कि हम मैश को जितना ज़्यादा फाइन करेंगे, उतना ज़्यादा जो है ना वो हमारे पास आएगा। तो एक आपने ये मेथड देखा। दूसरा हमारे पास एक बड़ी मशहूर एक एग्जांपल होती है, ये मैंने इंटरनेट से आपके लिए खोल कर रखा है। जब भी हम सीएफडी पढ़ाते हैं और फिर हम उसको जो है ना वो कहते हैं कि पहले आप ऑन पीस ऑफ पेपर पर सीएफडी करना सीखो, तो ये प्रॉब्लम कराया जाता है। ये आसान होता है इस तरह का प्रॉब्लम कि कंसीडर स्टेडी स्टेट 2 डायमेंशनल हीट ट्रांसफर इन अ लॉन्ग सॉलिड बॉडी हुज क्रॉस सेक्शन एरिया इज गिवन इन अ फिगर। एक स्क्वायर प्लेट है, रेक्टेंगल प्लेट है रादर देन स्क्वायर लग रही है, लेकिन बहरहाल 2x2 की है तो स्क्वायर। ये हर एक छोटा सा जो बॉक्स है वो 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर है, तो टोटल ये 8 सेंटीमीटर बाय 8 सेंटीमीटर होगा। बहरहाल तो ये मिला हुआ है। द माइयर टेम्परेचर एट सेलेक्टेड पॉइंट्स ऑफ द आउटर सरफेस एरिया शोन इन द थर्मल एक्टिविटी। ठीक है,
ये जो आउटलेट पर आपके टेम्परेचर लिखे हुए हैं, ये इन पॉइंट्स पर टेम्परेचर्स हैं। यानी कि हमने क्या किया कि इन इस प्लेट के चारों गिर्द हमने थर्मोकपल लगा के उनका पॉइंट्स टेम्परेचर नोट कर लिए कि यहाँ पर 150 है, यहाँ पर 180 है, मुख्तलिफ टेम्परेचर्स हैं, लेकिन ये बाउंड्री टेम्परेचर्स कहलाएंगे। चारों तरफ से टेम्परेचर हमें नोन है हर जगह के हर, और ये जो नुक्ता होगा एक एक, ये नोड कहलाएगा। ओके, द Mayer टेम्परेचर एट सेलेक्टेड पॉइंट्स ऑफ आउटर सर्कल, ठीक है। द थर्मल कंडक्टिविटी भी मिली हुई है और उसका नो हीट जनरेशन भी है, हमने अज्यूम कर लिया। यूजिंग फाइनाइट, अब यहाँ पर FDM यूज कर रहा है, फाइनाइट मेथड। द मेश साइज इज डेल्टा x डेल्टा y 2.0, डिटरमाइन द टेम्परेचर एट द इंडिकेटेड पॉइंट्स। अब हम हमारा इस प्रॉब्लम में ऑब्जेक्टिव क्या है कि इस प्लेट के अंदर रीजन में 1 2 3 करके उसको नंबर दिए हुए हैं, इधर टेम्परेचर क्या चल रहा होगा। अगर बाहर इस तरह का टेम्परेचर चल रहे हैं तो इस प्लेट के अंदर टेम्परेचर क्या होगा, यहाँ तक क्या टेम्परेचर पहुंचा होगा। अब हमने पहले तो इसको ग्रिड को डिफाइन किया, 2 by 2 सेंटीमीटर की, तो ये ग्रिड इस तरह बन गई, ग्रिड नोट्स बन गए और टोटल 9 पॉइंट्स आ गए। और ये जो हर एक डॉट आपको नजर आ रहा है, चाहे वो बाहर का डॉट हो चाहे अंदर का, इट इज कॉल्ड नोड, ठीक है ना, इट इज कॉल्ड नोड। ठीक है, अब हमने सारी चीजें रख दी और हमने हमारा इस फाइनाइट डिफरेंस मेथड क्या होता है कि इटरेशन करो। सबसे पहले इस नुक्ते पर हमें टेम्परेचर मालूम करना है, तो इसका पहली इटरेशन करो, जहां टेम्परेचर नाउन नहीं है वहां पर 0 अज्यूम करो। तो मिसाल तौर मुझे T1 चाहिए, तो T1 में मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उसके चारों तरफ जो भी नोड्स होते हैं, यानी कि 1 के ऊपर 180 है, 1 के इधर T2 है, 1 के नीचे T4 है, 1 के लेफ्ट साइड पर 180 है। इन चारों को ऐड करके डिवाइड बाय 4 टाइम्स दिस वन। तो ये फिलहाल एक अपडेटेड सॉल्यूशन पेरी इटरेशन का है। इस तरह हम सारों का नोट कर लेंगे, फिर आगे दोबारा इसको रिपीट करेंगे, फिर तीसरी दफा रिपीट करेंगे। तो ये एक जनरल फार्मूला बना और फिर हमने जो है ना वही सारे फार्मूले बना दिए हर किसी नोट के लिए। फिर एक मैट्रिक्स बनी, ठीक है ना, ये 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स बनी। यहाँ पर हमारे सारे कोफिशिएंट रख दिए गए हैं और ये सारे T1 से T9 टेम्परेचर आ गए और उसको मैटलैब पर हमने सॉल्व किया। तो इवेंचुअली हमारे पास इटरेटिवली सॉल्यूशन के बाद हमारे पास ये टेम्परेचर्स आए हैं, ठीक है ना, T1। तो देख, तो इधर से भी हमें पता चल रहा है कि जब हम इटरेशंस कर रहे हैं तो हमें हमें एक ग्रिड चाहिए। हमें क्या चाहिए, एक ग्रिड चाहिए। अब ये इतने फाइन आंसर होंगे, अगर मिसाल क्वेश्चन हमसे किया जाए कि क्या ये फाइन आंसर होगा, तो हम ये कहेंगे कि इट डिपेंड्स ऑन अगेन एक्सपेरिमेंटल। अगर हमारे पास यहाँ असल प्लेट पड़ी हो और यहाँ पर थर्मोकपल लगे हों जहाँ पर ये पॉइंट नोट है और उन टेम्परेचर की असल इंफॉर्मेशन हो, तो हो सकता है कि वो हमें हमारी असल टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा वेरिएशन मिले। अगर इस तरह वेरिएशन मिलेगी तो हम क्या करेंगे, इस मेश को और ज़्यादा डेंस करेंगे, और ज़्यादा डेंस करने से उधर का टेम्परेचर और ज़्यादा फाइन हो सकता है। Well, this is how we can achieve our targets by different methods. ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है finite different method, ये एक मेथड है, लेकिन हम यूज करेंगे, जो फ्लुएंट यूज करता है वो FVM यूज करता है। FVM की भी बात करेंगे, लेकिन इन दो एग्जाम्पल से, एक ये वाला स्पेस डिस्क्रिटाइजेशन और एक वो टेलर मेथड से टाइम डिस्क्रिटाइजेशन, हमें पता चला है कि डिस्क्रिटाइजेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। तो मैशिंग करते हैं हम, पहले अपना डोमेन बना के उसको फिर मैशिंग करते हैं, और यही हमारे इस स्टेप में बताया गया है कि ज्योमेट्री बनाने के बाद उसके, क्योंकि ज्योमेट्री में आपके एक्स और वाई और जेड एक्सिस हैं, उनको आप छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करो। एनसिस एनसिस वालों के पास जो मैशिंग का सॉफ्टवेयर है वो एनसिस मैशिंग कहलाता है। ये अभी उसका इंट्रोडक्शन है, हम इसको थोड़ा देख लेते हैं और फिर हम इसके उस पर जाएंगे, इसकी थोड़ा देखेंगे कि कैसे हम करते हैं आज और कल। ओके, सो लेट मी यू करना है। ओके, तो दिस इज एनसी मैशिंग इंट्रोडक्शन। इसमें हम ये चीजें देखेंगे, कुछ चीजों को हो सकता है कि मैं अभी कबल वक्त होंगी तो उसको मैं स्किप कर लूँ, बहरहाल कोशिश करूंगा कि मोटा मोटी चीजें इसमें सारी आपको बता दूं। ये वैसे भी इंट्रोडक्टरी है, इसके बाद 4 और प्रेजेंटेशंस हैं
वो सारी प्रेजेंटेशन मैं डेमो दूंगा, तो उस प्रेजेंटेशन को आपको फिर इंफॉर्मेशन के लिए आपको भेज देंगे ताकि आप उसको पढ़ें। ओके, अब ये इनका वर्क प्रोसेस है एनसिस वालों का। हमने ज्योमेट्री को कुछ ना कुछ तरीकों से देखा, उसके बाद वी हैव अ मैशिंग। इस मैशिंग में जो है ना, वो हमारे पास जो चीजें जी इसाक, जी इसाक, आपको आपकी आवाज नहीं आ रही। सॉरी सर, माइक हिल गया था। अच्छा, Sorry. Yep. जी बताएं। कोई कोई क्वेश्चन नहीं है? नहीं सर, यू मे कंटिन्यू। Okay. So in meshing we have this strategy we have to follow in ANSYS meshing. पहले मैशिंग मेथड्स के बारे में थोड़ा हम बात करेंगे, फिर ग्लोबल मैश। अच्छा, पहले हम इस तरीके से हो सकता है कि ना जाएं, हम अपने तरीके से जाएंगे और फिर बाद में देखेंगे कि आपको इसकी मेथोडोलॉजी ज़्यादा समझ में आ रही है या हमारी मेथोडोलॉजी। पर उसमें जो चीज़ें होंगी वो हम आपको काफ़ी बता देंगे। So what is ANSYS meshing? ANSYS meshing is a component of ANSYS workbench. Workbench का component है, next generation meshing platform है, और combined strength of the pre-processing offering from ANSYS। मुख्तलिफ pre-processing हैं, tools हैं like ICM, CFD, T-Grade, CFX Mesh और Gambit। तो वो कहता है कि इसी तरह का ये भी एक सॉफ्टवेयर है। Plan to complete full integration by R15, है ना। ये क्योंकि ये जिस जमाने की प्रेजेंटेशन है वो वर्जन 14 था, अब तो 24 या 25 तक का आ गया है। कहता है कि हमने इसको अच्छा बनाया। अब उन्होंने स्पेस क्लेम और ICM को ज्यादा तरजीह देना शुरू किया। एनीवे, create mesh for the different physics and solvers like CFD, mesh fluent, CFX, polyflow, mechanical और electromagnetic। अच्छा, याद रखिएगा कि सिर्फ CFD जो है ना वो फ्लुएंट यूज करता है, या CFX और polyflow को भी हम कंप्यूटेशनल डायनामिक सॉफ्टवेयर कहते हैं, लेकिन दूसरे सॉफ्टवेयर या दूसरी जो एनालिसिस हैं लाइक मैकेनिकल की और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, उसके लिए भी मैशिंग चाहिए। तो वो कहता है सब फिजिक्स के लिए मैशिंग जो है ना वो बनाता है। ये सिर्फ CFD के लिए मैशिंग नहीं है, सबके लिए। और डायरेक्टली इंटीग्रेट होता है वर्कbench से, आपको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती। आपकी डिजाइन मॉडल की ज्योमेट्री डायरेक्ट इसमें इंपोर्ट हो जाती है। अच्छा, ये इसका वर्क फ्लो है। स्पेसिफाई ग्लोबल मैश सेटिंग्स, फिर इंसर्ट लोकल मैश सेटिंग, फिर प्रीव्यू और फिर चेक मैश क्वालिटी। ये एक तरतीब है। आप ग्लोबल मैश कंट्रोल करते हो, फिर लोकल करते हो, फिर आप अपनी मैश को देखते हो और उसके बाद आपने इसकी क्वालिटी को देखना होगा। जब हम लॉन्च करते हैं, जैसे आपको बता रहा है कि अगर किसी एनालिसिस सिस्टम से आ रहे हैं तो उसमें सेकंड ज्योमेट्री के बाद ये मैशिंग का रखा होता है स्टेप। आप इसको डबल क्लिक करते हो तो मैशिंग लॉन्च हो जाती है, और ज्योमेट्री अगर बनी हुई है तो वो उसमें इंपोर्ट हो जाती है। आप अकेले कंपोनेंट सिस्टम से भी आ सकते हो मैश रख के, और मैश को आप बना सकते हो। याद रखिएगा कि मैश को स्टार्ट करने के लिए यू मस्ट हैव अ 3D और 2D ज्योमेट्री, नहीं तो फिर ये मैश जो है ना वो आपसे ज्योमेट्री मांगेगा। ये इसका जब हम ओपन करेंगे तो आपके सामने ये आ जाएगा, लेकिन ये इसका ओवरऑल ग्राफिक यूजर इंटरफेस है। यू कैन सी डिफरेंट सेक्शंस, ऊपर टूल बार, आउटलाइन और डिटेल व्यू। यू हैव सम स्टेटस इंफॉर्मेशन, एंट्री डिटेल्स, यूनिट्स यहाँ पर नजर होंगे, कुछ मैसेजेस आ रहे होंगे, और ये हमारा ग्राफिक विंडो होगा जिसमें मेन हमारी मैशिंग हुई भी नजर आ रही होगी। ओके, तो हमारे पास आउटलाइन में जो है ना वो एक ट्री बनती है, इसमें भी जैसे उसमें बनती है। इसमें आपके सबसे पहले ज्योमेट्री नजर आती है, और उसमें वो बॉडीज नजर आती हैं, मतलब बॉडीज कनेक्टेड कैसे हैं, उसमें इंटरफेस कनेक्टेड है नहीं है। और फिर उसके बाद कोऑर्डिनेट सिस्टम्स नजर आते हैं, ग्लोबल और लोकल। उसके बाद मैश का सेक्शन होता है, लेकिन ये 3 सेक्शन है, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट और मैश। और मैश ही हमारा वो इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है जिसमें हम सारे काम कर रहे होते हैं, ठीक है ना। और मैश के जितने भी कंट्रोल्स होते हैं वो मैश के अंदर ही होते हैं। तो राइट क्लिक ऑन एनी ऑब्जेक्ट इन ट्री लॉन्चेस एंड कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव, कहीं भी आप इसको राइट क्लिक करेंगे तो उनके सब मेन्यूज खुल जाएंगे, लाइक प्रीव्यू करना, अपडेट करना, इंसर्ट करना कोई चीज। तो ये कुछ आपको करके दिखा रहा है। एक्सेसिंग ऑब्जेक्ट डिटेल्स, आप जिस भी चीज को यहाँ पर क्लिक करोगे तो उसके कंसर्न जो डिटेल्स हैं वो उसके नीचे, जैसे आप ग्राफिक्स विंडो में देख रहे हैं कि ये डिटेल्स हैं, तो जहां भी आप क्लिक करोगे तो उसके नीचे इसकी डिटेल्स आ जाएगी। ओके,
ज्योमेट्री कॉन्फ़िगरेशन मल्टीपल पार्ट्स अब यानी कि ये एक कनेक्शंस नज़र आ रहा होता है। ये नज़र तब आएगा जब आपके पास मल्टीपल ज्योमेट्रीज इन्वॉल्व होंगी। मल्टीपल ज्योमेट्रीज का मतलब ये है कि मिसाल तो यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पर 2 बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं और इन 2 बॉक्सेस को हमने कंबाइन नहीं किया। उधर डिज़ाइन मॉडलर में हमने इनको 2 अलग-अलग चीज़ें ही रखा है। तो फिर ये आपसे पूछेगा, फिर यहाँ पर कनेक्शंस नज़र आएँगे, 2 चीज़ें वो कह रहा है कि कनेक्ट हो रही हैं। एक इस डब्बे पर यानी कि वो जो कनेक्टिंग फेसेस हैं, उनके बारे में आपको बताना होगा कि ये ये कैसे कनेक्ट हैं, ये आपस में इन्फॉर्मेशन पर क्रॉस करेंगे। यानी कि अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं यहाँ पानी है, इस तरफ पानी बहेगा तो क्या ये अगले डब्बे में चला जाएगा या रुकावट है बीच में, कैसे है? या हीट ट्रांसफ़र होगी, नहीं होगी? ओके, तो मल्टी बॉडी पार्ट्स आपको मुख्तलिफ तरीकों से ये दिखाने की कोशिश की जा रही है। पर जिसको मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, फिलहाल ये उधर ही समझ में आएगी बातें। ओके, यहाँ पर मैशिंग मेथड फॉर 3D ज्योमेट्री हमारे पास मुख्तलिफ मेथड्स हैं मैश क्रिएट करने के। बाय डिफ़ॉल्ट टेट्राहेड्रॉन मेथड लगा होता है, हमें नज़र भी नहीं आता। जब हम स्पेसिफिकली उसको दिखाते हैं तो फिर हमें समझ में आता है। लेकिन आप एज अ वेरी बिगिनर यू कैन अंडरस्टैंड कि 3D ज्योमेट्रीज और 2D ज्योमेट्रीज की जो मेश टाइप्स हैं वो अलग-अलग हैं। जब हमारी 2D ज्योमेट्री होती है तो उसमें हमारे पास रेक्टेंगल और ट्रायंगुलर 2 बुनियादी किस्म की मेशेस होती हैं। लेकिन जब हमारे पास 3D होता है तो हमारे पास टेट्राहेड्रॉन और हेक्साहेड्रॉन बुनियादी 2 ज्योमेट्रीज होती हैं। बाकी पिरामिडल और प्रिज्म जो है ना, ये भी एक एडवांस फीचर्स हैं या एडवांस मेश टाइप्स हैं। समटाइम दे आर रिकमेंडेड फॉर पर्टिकुलर ज्योमेट्रीज बट these tetrahedron and hexahedron are two fundamental type of 3D geometry cells. अच्छा, ये सेल को भी रिप्रेजेंट कर रहा है लेकिन ये असल में मेथड्स को बता रहा है। टेट्राहेड्रॉन एक मेथड है, पेज कन्फर्मेशन और पेज इंडिपेंडेंट आईसीएम सीएफडी बेसिकली या बुनियादी तौर पर बाय डिफ़ॉल्ट जो मेश बनती है वो टेट्राहेड्रॉन बनती है। लेकिन आप उसको अगर चेंज करो स्वीप तो जनरेट प्रिज्म्स और हेक्साहेड्रल भी बनाता है। बहरहाल ये अभी आपको इस वक़्त पढ़ने में समझ में नहीं आएगा, बट व्हेन आई शो यू द एग्ज़ाम्पल्स तो ये देखें, कोई भी ज्योमेट्री अगर आप उसको टेट्राहेड्रल बनाएँगे तो यू कैन सी दिस काइंड ऑफ मेश। कहीं वो खुद ही हिसाब लगाएगा सॉफ्टवेयर कि कहाँ पर उसको डेंस करना है, कहाँ पर नहीं करना। लेकिन अगर आप स्वीप करोगे तो फिर आप मेश को बताओगे कि इस तरीके से इसको यहाँ से यहाँ तक स्वीप करें। जितनी ज़्यादा आपकी स्ट्रक्चर्ड मैश होगी उतना ज़्यादा फिर जवाब जो है ना वो आसान आएगा। फिर ये देखिए मुख्तलिफ स्टाइल्स की हैं, ऑटोमेटिक, टेट्राहेड्रॉन एंड स्वीप दोनों हैं इसमें। कट, सेल मैशिंग और मल्टी ज़ोन मैशिंग, ये एडवांस मैशिंग है। मकसद सिर्फ ये बताने का या दिखाने का ये है कि इसमें इतने फीचर्स हैं, आप इसको मैश को अपने फुल कंट्रोल के साथ जो है ना वो बना सकते हो। याद रखिएगा कि हमारे अक्सर कंप्यूटेशनल जो कॉम्पिटिशन्स होती हैं यानी कि न्यूमेरिकल कॉम्पिटिशन्स होती हैं, या तो वो हो नहीं पाती सही ड्यू टू मैश एरर्स या फिर हो जाते हैं लेकिन फिर भी आंसर हमारी तवक्का के सही नहीं आता, बराबर नहीं आता। तो वो ज़्यादातर उसका जो दारोमदार है वो मैश की अ, सही ना होने के का होता है। Okay, so you can see 4 meshing method available for 2D geometries, वो 3D की थी, यहाँ पर 2D की थी। ऑटोमेटिक मैथ, क्वाड, डोमिनेंट, अगर ज्योमेट्री 2 डायमेंशनल है तो वो खुद ही समझ जाएगा। बेसिकली ट्रायंगुलर और क्वाड्रिलेटरल जो है ना वो आपकी होती हैं मैशेस। क्वाड्रिलेटरल में आपका रेक्टेंगल भी हो सकता है और जनरल कोई भी क्वाड हो सकता है, किसी भी नेचर का, भले ट्रेपीजियम हो या ना हो। तो ऑटोमेटिक मेथड जो कि क्वाड है और ट्रायंगल्स यूनिफॉर्म क्वाड और ट्रायंगल यूनिफॉर्म क्वाड। तो यू कैन सी लेफ्ट साइड पर आपको ज़्यादातर ट्रायंगुलर मेश नज़र आ रही है और राइट साइड पर आपको क्वाड्रिलेटरल नज़र आ रही है, मिक्स भी होती है। मैशिंग प्रोसेस अब यहाँ से एंड ऑनवर्ड ये जो मैं इस प्रेजेंटेशन को चला लूँ, 3-4 स्लाइड्स हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको उधर थोड़ी-थोड़ी करके जो है ना वो बताऊँगा कि कहाँ-कहाँ क्या है। लोग एक हैं आपके ग्लोबल मैश कंट्रोल्स जिसमें साइज़िंग और इन्फ्लेशन, असेंबली ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। और एक हैं फिर लोकल मैश कंट्रोल्स तो जिसमें आपकी पर्टिकुलर आपकी साइज़िंग और
मुख्तलिफ मेथड जो है ना वो अवेलेबल है। किसी का माइक जो है ना ओपन है, तो अपना माइक चेक कर ले। ओके, बाकी इसको हम मैच जनरेशन, उसके बाद इसकी चेकिंग करते हैं, नेम सिलेक्शन करते हैं, और यहाँ पर मैं आपको आखिर में इसकी चलें इसको तो यहाँ पर नहीं है, क्वालिटी आखिर में होगी। हमारा जो मेन लेक्चर होगा वो क्वालिटी ऑफ द इमेज पर होगा। चलो, इस प्रेजेंटेशन में आपको थोड़ा बहुत कोशिश की गई कि इंट्रोडक्शन दे दें। इंट्रोडक्शन हम कितना भी प्रेजेंटेशन में दे दें उतना हमारे लिए विजिबल नहीं रहता जितना हम इसको एक्चुअली करें। ओके, सो अब्दुल कदीर लगारी, योर माइक इज अगेन ऑन। मोहम्मद इसाक का अभी तक हाथ रेज है, मैंने ऐसे ही देखा। ओके, ओके, हम अब क्या करते हैं कि हम मैशिंग में जाते हैं और थोड़ी बहुत चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं जो हमने देखा और तो सुना। तो हम न्यू ज्योमेट्री। इसाक, आपका नया हाथ ऊपर है या ये पुराने वाला ही नजर आ रहा है? क्या हैंड रेस को सर खत्म? ये मैं खत्म कर देता हूँ। हाँ, इसको खत्म कर लो, बार बार आएगा हमारे सामने। ओके, अभी हम क्या करते हैं कि कोई सिंपल सी ज्योमेट्री बना के, क्योंकि ज्योमेट्री के बगैर हम जा नहीं सकते, हम कोई सिंपल सी ज्योमेट्री बनाते हैं। पहले हम 2D बनाते 3D बना के चलते हैं, क्योंकि 3D आसान है बनाना फिलहाल, और फिर हम 2D पर भी थोड़ा कोशिश करेंगे। ओके, हम इसको एक्सट्रूड करते हैं और एक्सट्रूड बोथ साइड करते हैं, नॉर्मल, बोथ सिमेट्रिक, और एक पाइप सा ही बनाते हैं ताकि हम आगे चल सकें। और क्योंकि हमें एक टास्क पे मिला हुआ था तो हम उसी जैसी कोई चीज़ बना लेते हैं। हम इसका जो है ना वो इसमें कोई दूसरा सर्कल भी जो है ना वो एक्सट्रूड कर लेते हैं, और जनरेट कर लेते हैं इस तरह की हमारी ज्योमेट्री। ओके, लुक लाइक टी, जो हमारा एक पहला प्रोजेक्ट था। ओके, ज्योमेट्री को अपलोड अपडेट करने की जरूरत नहीं होती, वो खुद ही जैसे ही आपकी, याद रखें, जैसे ही ज्योमेट्री इस वन पार्ट बॉडी में आ जाती है कोई भी, तो वो बाय डिफॉल्ट आती है। अब एक चीज यहाँ से देखें कि सॉलिड बाय डिफॉल्ट इसका नाम है, ठीक है ना। आखिर में जो वन पार्ट या वन बॉडी, आखिरी में जो चीज यहाँ पर इस सेक्शन में नजर आएगी वो आपकी अपलोड होगी इन एनसिस मैशिंग। इसमें जो नाम लिखा हुआ है वो सॉलिड का लिखा हुआ है, और फ्लूइड या सॉलिड है तो बाय डिफॉल्ट सॉलिड लिखा हुआ है। अच्छा, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने सॉलिड लिखा हुआ है या फ्लूइड लिखा हुआ है। फर्क क्यों इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि एनसिस फ्लूएंट इसको वैसे ही फ्लूइड मानेगा जब तक आप उसको कहेंगे ना। आप नाम यहाँ पर भी सेट कर सकते हैं। मिसाल मैं यहीं पर इसको कहूँ कि ये टी है इसका नाम, और यहाँ पर ये फ्लूइड है या सॉलिड है तो हम इसको कहेंगे ये फ्लूइड है। तो एक काम हम यहाँ भी कर सकते हैं, ठीक है ना, और ये काम हम एनसिस मैशिंग में भी कर सकते हैं। इवन अगर हमसे ये काम रह जाए तो हम डिजाइन एनसिस फ्लूएंट में भी ये काम अपडेट कर सकते हैं। अच्छा, जैसे ही हमने ज्योमेट्री पूरी की तो मैशिंग को आप देखेंगे कि उसका आइकन जो है ना वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। नाउ इट इज रेडी टू बी इंपोर्टेड इन मैशिंग। इसका मतलब है कि इसके अपकमिंग में जो चीज़ है वो ओके है। तो आपने इसको डबल क्लिक करना है, देन इट विल एनसिस मैशिंग विल स्टार्ट, और कुछ ही सेकंड्स में आपका एनसिस मैशिंग सॉफ्टवेयर शुरू हो जाएगा। और एनसिस मैशिंग को हम वर्क बेंच से ही स्टार्ट कर सकते हैं, ये वर्क बेंच का ही कंपोनेंट है। यू कैन नॉट स्टार्ट वर्क एनसिस मैशिंग स्टैंड अलोन फ्रॉम एनसिस फ्रॉम योर स्टार्ट बेंच। इट डिपेंड्स ऑन योर करंट इंस्टॉल सॉफ्टवेयर एंड रैम एंड प्रोसेसिंग स्पीड कि कितनी देर में स्टार्ट होता है, और कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द ज्योमेट्री एज वेल। अगर आपकी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ज्योमेट्री है तो इवन ये लोड होने में भी 1 घंटा भी लगाता है। मिसाल पर हमने जब 40 पाइप वाली जो ज्योमेट्री बनाई थी उसके लिए इंपोर्ट करने के बाद हम बैठ जाते थे कि वो सारे पाइप 40 पाइप और हर चीज़ उसकी लोड हो। अच्छा, नाउ यू कैन सी कि ऑलमोस्ट सिमिलर जो जो प्रेजेंटेशन में हमने देखा कि टॉप पर हमारे बहुत सारे मेन्यूज नज़र आ रहे हैं, लेफ्ट साइड पर हमारे पास 2 विंडोज नज़र आ रही है इन्फॉर्मेशन की, एक आउटलाइन के नाम से और एक डिटेल्स के नाम से। जो भी चीज़ सेलेक्टेड है वो नीचे उसकी इन्फॉर्मेशन है, और नीचे कुछ स्टेटस बार और कुछ हमारे पास
इंफॉर्मेशन आ रही है, लाइक यूनिट्स कौन से हैं और क्या क्या। एक स्केल भी नजर आ रहा है और एक ट्रायड नजर आ रहा है, लोगो हमारा एंसिस का नजर आ रहा है। इसके साथ जो ज्योमेट्री हमारी इंपोर्ट हुई है उसके सिर्फ एजेस, वो लाइनें नजर आ रही हैं जो कि जोन्स को कनेक्ट कर रहे हैं। ये इसलिए कि बाय डिफॉल्ट हमने वायर फ्रेम एक्टिव किया हुआ है। ये बटन अगर आपको प्रेस हुआ हुआ मिले तो आपको इस तरह नजर आएगा। अगर आप इसको अनप्रेस कर लेंगे तो यू कैन सी के एक शीशे का नुमा एक सारी चीज नजर आएगी, हल्की सी। ठीक है ना। अगर हम वायर फ्रेम देखेंगे तो ये नजर आएगा, अगर हम अनवायर फ्रेम देखेंगे तो ये नजर आएगा। यू कैन कंट्रोल फर्दर व्यू ऑप्शंस के कैसे नजर आए, आपका शेडेड एक्सटीरियर नजर आए, आपका क्या क्या नजर आए, रूलर नजर आए नहीं आए, और फिर ग्राफिक्स ऑप्शन में कैसे कैसे नजर आए। यू कैन फर्दर कंट्रोल, बट लेकिन जो स्टैंडर्ड मेथड है वो सही है, सिर्फ आपको वायर फ्रेम और अनवायर। ये कुछ ही देर में जो है वैसे भी मैश में कन्वर्ट होने वाला है, तो इसलिए अब इसकी अपनी हैसियत नहीं है। अच्छा, जैसे ही आप सेलेक्ट करते हो, याद रखिएगा कि यहाँ भी वो सेलेक्टर्स हैं। इन सेलेक्टर्स को कभी भी आप ना भूलिएगा। ये डिजाइन मॉडलर और एनसिस मैशिंग के बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जो भी यहाँ पर जिस भी एंटिटी को आपने आपका ये सेलेक्टेड होगी ऑप्शन, उसी तरीके से आपकी सिलेक्शन होगी। इसके साथ और मैं यहाँ पर कहूँ कि एज सेलेक्टर, तो आप देखेंगे अब मैं कहीं बॉडी पर सेलेक्ट कर रहा हूँ तो नहीं हो रही, लेकिन जैसे ही मैं एज के करीब जा रहा हूँ तो अब ये आपको ग्रीन होती हुई नजर आएगी। नाउ दिस इज एज सेलेक्टेड। ठीक है, दिस इज एज सेलेक्टेड। तो हम इसको कंट्रोल करते हैं। ओके, और हल्की हल्की ग्रीन कलर आपका सिलेक्ट नजर है। अगर मैं फेस, बाय डिफॉल्ट फेस सेलेक्टर है, अगर मैं फेस सेलेक्ट कर रहा हूँ, अब मैं इसको क्लिक करूंगा तो जो भी जहां भी क्लिक होगा उसको, उसका फेस जो है ना, उससे रिलेटेड जो भी फेस होगा वो सेलेक्ट हो जाएगा। देखिए अभी एक क्लिक किया है, और क्लिक जहाँ किया है वहां पर एक प्लस का निशान भी बन रहा है। ये भी ध्यान में रखिएगा। जब हमारे पास बहुत कॉम्प्लिकेटेड ज्योमेट्रीज होती हैं जिसमें बहुत सारे इनर जोन होते हैं, आउटर जोन होते हैं, तो वहां पर ये प्लस साइन या ये जो चीजें सिलेक्शन वाली वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मिसाल तौर मैं अभी यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो आपको, अब ये देखें मैंने यहाँ पर क्लिक किया, तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो ये दो पेजेस बन, ये दो पेजेस बन रहा है। कदीर आप दोबारा आ गए हो, लेकिन अब आप मोबाइल से आ गए हो और हमारी आवाज हमें ही वापस सुनने को मिल रही है। क्यू। ओके, ठीक है। अब मैं एक चीज बता रहा था इंपॉर्टेंट, कि मैंने एक खास ओरिएंटेशन में ज्योमेट्री को रखा और प्लस एक जगह पर क्लिक किया तो यहाँ पर दो वर्जन बन रहा है, ये दो पेजेस बन रहा है, और सबसे सामने वाला पेज रेड बॉक्स बना हुआ है। इसका मतलब ये हुआ है कि फिलहाल सामने जो भी इसको प्लस में मिला फेस, उसको इसने सेलेक्ट किया है। लेकिन अगर मैं कहूंगा कि नहीं, इसके पीछे जाओ प्लस के और दूसरे वाले लेवल पर जाओ, तो दूसरे वाला लेवल ये आ गया। ठीक है ना। ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। सम टाइम हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड ज्योमेट्री होती है और हम अंदर तक किसी चीज को सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो वो फिर यहीं से सेलेक्ट होता है, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं होता। एनीवे, अगर मेरे पास ये पूरा 3D सेलेक्ट होगा तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा तो पूरा 3D में ही सेलेक्ट हो जाएगा, पूरे ऑल फेसेस सेलेक्ट हो जाएंगे पूरा 3D में। तो ये सेलेक्टर जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। व्हाट टाइप ऑफ एंटिटी यू वांट टू सेलेक्ट। हमारे पास डॉट इस ज्योमेट्री में नहीं है, नुक्ता, कॉर्नर, क्योंकि ये सारे सर्कुलर एजेस हैं, तो यहाँ पर नहीं होगा। ओके, अब हम बात करते हैं ज्योमेट्री की। आपकी ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री की इंफॉर्मेशन आप देख सकते हो। फिलहाल हमें जो जो हमें क्विक जिसकी इंफॉर्मेशन देनी है वो ये देनी है कि फिलहाल हम ऐसे ही रैंडम वो ज्योमेट्री मैश बनाते हैं। अच्छा, जितने भी मैश के जो ऑप्शंस हैं वो मैश को क्लिक करने से ही आते हैं। व्हेन यू क्लिक ऑन मैश तो आपको बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट्स नजर आएंगे, लाइक फिजिक्स प्रेफरेंस क्या है, आप बाय डिफॉल्ट सीएफटी सिलेक्टेड है। आप इसको ड्रॉप डाउन करोगे तो आप मैकेनिकल, नॉन लीनियर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो ये सीएफडी इज ओके फॉर अस। ओके, फिर सॉल्वर प्रेफरेंसेस फ्लूइड बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है। इसको पता है कि फ्लूइड ही 90% यूज हो रहा होता है जब हम एनसिस को डाउनलोड किया है और यूज कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल अगर आप फ्लुएंट ना यूज करना चाहो और कोई और सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो तो फिर आप यहाँ पर प्रेफरेंसेस में सेट कर सकते हो। इसका जो असर है वो ऑटोमेटिक जो मैसेज बनती हैं उस पर होता है। बहरहाल
यहाँ पर एक साइजिंग का भी है, आप इसको प्लस को क्लिक करोगे तो बाय डिफॉल्ट कुछ चीजें आपको सामने नजर आ रही होंगी, फिर क्वालिटी का भी है टैब, फिर इन्फ्लेशन का, फिर असेंबली का, एडवांस का, स्टेटस का। ये सारी चीजें जो है ना वो हमारे काम की हैं और हम इसको प्ले करेंगे। लेकिन इस वक्त क्या कर रहे हैं, मैश को क्लिक किया हुआ है हमने, मैश को, और यहाँ पर एक बटन है जनरेट मैश का। तो जनरेट मैश जैसे ही करेंगे आप देखेंगे कि इसका प्रोसेसर शुरू हो जाएगा काम करना। डिपेंडिंग ऑन योर ज्योमेट्री और डिपेंडिंग ऑन डिफॉल्ट साइज सेटिंग्स, ये एक इस तरह की जो है ना वो मैश बना लेगा, जो भी आपकी ज्योमेट्री होगी वो बाय डिफॉल्ट। अब आपने देखा कि इसने टेट्राहेड्रॉन की मैश बनाई है और अपने हिसाब से इसने मैश बनाई है, यानी कि हमने इसको कोई खास ऑर्डर्स नहीं दिए कि इस तरह करो या इतनी साइज की बनाओ या ये लेवल रखो, ये टाइप ऑफ मैश रखो। बस हमने आए सॉफ्टवेयर में, और सॉफ्टवेयर में आने के बाद हमने जो भी जैसा भी था जनरेट मैश को, तो ये पहला एक आइडिया होता है जनरेट मैश करके देखने का कि अगर हमारी एक ज्योमेट्री है उसकी हैयत ये है तो हमारी मैश बनती कैसे है। अब मोटे-मोटे जो इसमें फीचर्स हैं या जो जो ओ जो जिसको हम कहते हैं जो मोटी बात है वो ये है कि इनिशियली हम 2 चीज़ों को कंसीडर करते हैं। जब हम सीख रहे होते हैं, एज़ अ लर्नर होते हैं, तो हम इतनी एडवांसमेंट की बात अभी नहीं करते। ठीक है ना? हमारे लिए 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हमारे सीखने के साथ ही हमें ज़रूरत पड़ने पर हमें पता होनी चाहिए। नंबर 1 है ये स्टैटिक्स आखिरी, मैश में जाएँगे तो अच्छा मैश अगर आप कहीं और जगह पर क्लिक करेंगे तो मैश खत्म हो जाएगी नज़र आना। जब मैश नज़र आएगी तब जब आप मैश के ऊपर क्लिक करेंगे। कभी-कभी होता है कि आपको आपका क्लिक कहीं और हो जाता है और नए होते हैं, तो हम ढूँढ रहे होते हैं कि मैश कहाँ गई? तो मैश आएगी तब म मैश बनी हुई है। अच्छा अब हम वायर फ्रेम देखेंगे तो अब आपको मैश अंदर से भी वो जाली-नुमा चीज़ें जो है ना वो नज़र आएँगी। तो वायर फ्रेम इसलिए होता है बाय डिफ़ॉल्ट कि हमें वो चल रहा है, और इसके व्यू और भी हैं। हम बिल्कुल इसको काट कर अंदर से भी देख सकते हैं। वी विल सी। ठीक है। लेकिन अब हम पहली चीज़ जो देखते हैं वो स्टैटिस्टिक, इसकी नीचे-नीचे बिल्कुल आखिरी ऑप्शन है स्टैटिस्टिक का। इसमें 2 चीज़ें नज़र आ रही हैं, नोड्स और एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का मतलब ये है कि एक टेट्राहेड्रॉन का जो पीस है वो एक एलिमेंट है। इसमें कितने टोटल टेट्राहेड्रॉन बने हैं ये बता रहा है 20,702। इसको हम कहेंगे साइज ऑफ द इमेज। ये हमारे मेश की साइज है और ये बहुत भद्दी साइज है, यानी कि इतनी अच्छी साइज नहीं है 20,000 मेश जिसको हम कहें कि बहुत लेकिन बहरहाल हमारा काम हो सकता है कि इस पर भी हो जाए और हमारी अच्छी खासी रिसर्चेस हो जाती हैं, लेकिन बहरहाल ये रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से या पीएचडी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कम है, लेकिन एज अ स्टार्ट एज अ आइडिया ये ठीक है। अच्छा नोड्स हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नोड्स? नोड कहते हैं, मिसाल तो मैं थोड़ा ज़ूम इन होके कहीं भी एक जगह पर अब आपको ट्रायंगल्स नज़र आ रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म के ट्रायंगल्स नज़र आ रहे हैं, ये टेट्राहेड्रॉन के फेसेस हैं वो जो बाहरी तरफ नज़र आ रहे हैं। अब किसी भी आप ट्रायंगल को देखो तो ये एक कॉर्नर बन रहा है, सब ट्रायंगल के लाइनें आकर कहीं न कहीं मिल रही हैं। आपको मुख्तलिफ किस्म के वो पॉइंट्स मिल रहे हैं जहाँ पर ये सारे मिल रहे हैं। इनको हम कहेंगे नोड्स, जहाँ पर ये नुक्ते मिले हैं। डेफ़िनेटली ये तो सरफेस पर हैं, लेकिन ये अंदर भी इस तरह जो कॉर्नर्स मिलते होंगे आपस में, अंदर भी होंगे। तो नोड्स कम हैं, 4,597 नोड्स हैं और जो एलिमेंट्स हैं वो 20,702 हैं। ठीक है ना? तो देखें नोड्स कम क्यों हैं कि अगर 6-7 टेट्राहेड्रॉन मिलेंगे तो उसकी एक कॉर्नर बनेगी ना एक तरफ से, फिर दूसरी तरफ से। तो आप इस तरह देखें कि वो इसलिए इतने ज़्यादा नहीं। एनीवे तो कितने एलिमेंट होने चाहिए? एक नॉर्मल क्वेश्चन है भाई, 20,000 होने चाहिए या 20 लाख होने चाहिए या 20 मिलियन होने चाहिए, ठीक है ना? या ट्रिलियन होने चाहिए। ये अभी हमने जो एग्ज़ाम्पल की थी आपने आपने देखा, उसूलन तो ये फ़ॉर्मूला काम करेगा कि जितने ज़्यादा स्पेस में डिस्क्रीटाइज़ेशन होगी उतना ज़्यादा जवाब बेहतर से बेहतर होगा। ठीक है ना? ये आपने करके देखा अभी, यूलर मेथड लगाया, वहाँ पर मेथड कुछ और लगेंगे लेकिन न्यूमेरिकली होंगे तो इसी तरह काम करेंगे तकरीबन। तो आपने देखा कि अगर सिर्फ़ 2 ही बड़े-बड़े मेशेज़ हों, बड़ा एक मेश का चक्का हो, तो जवाब इतना फ़ाइन नहीं बन रहा।
न्यूमेरिकली, लेकिन जितना हम उसको डिस्क्रीटाइज ज्यादा करेंगे तो बेहतर होगा। तो इसका तो मतलब ये हुआ कि हम जितनी ज्यादा मैश बनाएंगे उतना फायदा, ठीक है ना। तो उसूल तो यही कह रहा है, उसूल यही कह रहा है। लेकिन फिर हमारे पास कॉम्प्यूटेशनल कॉस्ट भी एक चीज होती है, यानी कि हमारा जो करंट सिस्टम है और हमारा जो जिसके लिए हम काम कर रहे हैं और जो हमारा करंट सिस्टम है वो क्या है। मिसाल तौर मैं कहूँ कि मुझे जस्ट आइडिया लेना है तो ये मेरे लिए काफ़ी है। मैं देखना चाहता हूँ कि अगर ये पानी आएगा, इधर पानी आएगा। अगर मुझे एक जस्ट आइडिया लेना है, अगर ये काम मैश काम कंप्यूट कर लेते हैं, हो सकता है कि जवाब में जो है ना वो 30% का एरर आए, लेकिन हमारे लिए हो सकता है कि वो इतना एरर ना हो और हमने आइडिया ले लिया, ठीक है। लेकिन अगर सवाल ये है कि ये मास्टर्स लेवल का प्रोजेक्ट है तो हम थोड़ा सोफिस्टिकेशन की तरफ जाएंगे। पीएचडी लेवल का है या इंडस्ट्रियल लेवल का है तो वक्त उस लेवल को देखेंगे और टाइम कितना है उसको सॉल्व करने का, रिक्वायरमेंट क्या है, तो हम जो है ना वो फिर उस हिसाब से देखेंगे उस चीज़ को कि कितना करना है। लेकिन एक और उसूल भी है इसको इसको टैकल करने का, एक और उसूल भी है, दैट इज नथिंग बट द क्वालिटी, ठीक है ना। क्वालिटी ऑफ द मेश क्या है? क्वालिटी ऑफ द मेश में एक दूसरा डब्बा है, एक स्टेटिस्टिक का डब्बा है, एक क्वालिटी का ऑप्शंस है इसमें डिटेल्स में। उसमें मुख्तलिफ चीज़ें क्वालिटी में, लेकिन आखिर में मेश मैट्रिक, और इस मेश मैट्रिक में बाय डिफ़ॉल्ट नन है, लेकिन आप इसको ड्रॉप डाउन करके मुख्तलिफ क्वालिटी पैरामीटर्स चेक किए जा सकते हैं। लेकिन ऑर्थोगोनल गोनल क्वालिटी इज स्टैंडर्ड। जैसे आपने ऑर्थोगोनल क्वालिटी की तो यू विल सी के इसका मिनिमम और इसका मैक्सिमम और इसकी एवरेज और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन ये सब आपके सामने आ जाएंगे। अब मिनिमम मैंने उस दिन बताया था, मिनिमम ऑर्थोगोनल क्वालिटी क्या है, एक पैरामीटर है, एक प्रेजेंटेशन हमारे पास सिर्फ क्वालिटी ऑफ द इमेज के लिए है। उसमें हम ऑर्थोगोनल क्वालिटी का मैथमेटिकल वर्जन देखेंगे और उसकी मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन हमारे सामने आएगी। लेकिन एक मोटा मोटा उसूल ये है कि जितनी 0 के 1 होगी ऑर्थोगोनल क्वालिटी, उतनी मैच जो है ना वो गंदी है, बुरी है, रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही नहीं है। और जितनी ये 1 के करीब है उतनी ये अच्छी मैच है, ठीक है ना। अब मैक्सिमम क्वालिटी ये बता रहा है 0.987, 0.9, यानी कि इसके ज्यादातर जो सेल्स हैं टेट्राहेड्रॉन के वो आइडियली टेट्राहेड्रॉन्स हैं, यानी कि हर उसका ट्रायंगल परफेक्ट वो है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल। लेकिन 98% और कुछ जो है ना वो गंदे भी हैं, तो 0.2 भी इसमें, 0.25 मिनिमम भी है, 0.25 मिनिमम है। लेकिन अब अगर एवरेज देखें तो 0.76 है। इसका मतलब है कि 0.98 या उससे थोड़े कम वाले ज़्यादा हैं और ये कमी वाले जो है ना वो कम है। इसलिए सबकी एवरेज आउट करके क्वालिटी निकाली गई है तो 0.76 है। तो ज़्यादा जो 76 है या उससे ज़्यादा वाले वो उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी, तभी तो ये करीब वाले मिनिमम वाले के करीब नहीं आएगी, ठीक है ना। और स्टैंडर्ड डेविएशन भी ये बता रहा है कि 0.11 का मतलब ये है कि इतनी वेरिएशन भी नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा वेरिएशन भी बताएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जाएंगे इसकी मिनिमम पर, हम मैक्सिमम पर नहीं जाएंगे, ना एवरेज पर जाएंगे। हम देखते हैं कि इसकी मिनिमम क्वालिटी कितनी। मिनिमम कोई एक सेल भी मसला कर सकता है अगर वो एक मतलूबा मिनिमम क्वालिटी से नीचे चला जाए। सिर्फ एक सेल इस टेट्राहेड्रॉन इन इन 20,000 टेट्राहेड्रॉन में एक सेल ऐसा हो जिसकी क्वालिटी 0.01 से कम हो जाए, भले इसकी मिनिमम वो बताएगा मिनिमम 0.01 या इवन 0.00001 भी कभी कभी बताता है, 1 × 10⁻⁶ भी बताता है कभी कभी। इसका मतलब हुआ कि कोई एक सेल कम अज कम ऐसा है या 2 सेल या 3 सेल है जिनकी इतनी लेवल कम है। तो अगर वो एक सेल ऐसा है जिसकी 0.01 से भी कम है तो ये मैश फ्लुएंट एक्सेप्ट नहीं करेगा, है ना। अभी हम ये बात ही नहीं कर रहे कि रिजल्ट क्या आएगा। वो फ्लुएंट सॉफ्टवेयर जो है आगे वो इसको पिक नहीं करेगा, उसको अपलोड नहीं होने देगा, फिर एरर देगा। अगर 0.01 से ऊपर है तो वो उठा लेगा, लेकिन रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं कि 0.2 मिनिमम या उससे ऊपर होनी चाहिए, 0.2 तक होनी चाहिए, ज्यादा उससे ज्यादा कम नहीं। तो अब ये देख रहे हैं आप, एक एग्जांपल है 0.25 है,
So 0.25 is enough for our computation. ठीक है, अभी हमने जो है ना वो बहुत मोटी मोटी चीज देखी है। अच्छा, जब हमने ये मैश फिलहाल बना ली तो एक मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूँ। देखें, जब ज्योमेट्री बना लेते थे तो हमें बाय डिफॉल्ट ये टिक लग जाता था, लेकिन जब मैश हमने बनाई है, अभी वो बनी हुई है हमारे एनसिस मैशिंग में, देखें बनी हुई है मैश, हर चीज बनी हुई है, लेकिन आप वर्क बेंच के एनवायरनमेंट में देख रहे हो कि मैशिंग के आगे एक सिंबल बन रहा है, थोड़ा एरर तो नहीं है, एक इंफॉर्मेशन वाला, और टिक नहीं लग रहा। ये टिक इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि मैश आप बार बार बनाते हो और बार बार उसको खत्म करते हो जब तक आप इसको ओके ना समझो। जब हम समझते हैं कि ये ओके है तो हम इसको अपडेट मैश करते हैं। क्या करते हैं? अपडेट। जब अपडेट कर लिया और ये मैसेज दिखाएगा द मैश ट्रांजिशन फ्लुएंट सक्सेसफुल, अब अपडेट हो गई, तो आप देखेंगे कि मैश को टिक भी लग गया और उसके नीचे वाले ऑप्शन को, सेटअप को एक निशान मिल गया कि नाउ इट इज रेडी टू बी स्टार्ट, यानी कि सेटअप वाला केस। ठीक है, तो मैश बन गई। अभी अभी हम एक एक चीज को डिटेल में बताएंगे, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज है, ये पहले मैं इसका ओवरव्यू दे दूं। देखें, इम्पॉर्टेंट एक व्यू ये है कि हमारे पास बुनियादी तौर पर मैच तो बन गई, लेकिन इसके अभी बाउंड्री जोन बनाना रह गए। हम उसको कहते हैं नेम्ड सिलेक्शन करना। नेम्ड सिलेक्शन करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, अभी हमने सिर्फ मैच बनाई है, अभी हमने फ्लुएंट को ये नहीं बताया कि इसका कौन सा सरफेस जो है वो उसको क्या एज क्या प्ले कर रहा है। मिसाल तो ये टी है, हमने कहा कि पानी यहाँ से इन होगा, पानी यहाँ से भी इन होगा, और पानी जो है वो इस सरफेस से निकलेगा। तो फ्लुएंट को इस वक्त कुछ पता नहीं है कि इसका इनलेट कौन सा है और आउटलेट कौन सा है और वॉल कौन सी है। कुछ इसके बुनियादी तौर पर बाउंड्री टाइप्स होते हैं, वो फ्लुएंट में होते हैं, लेकिन कम से कम यहाँ पर इनके नाम बताना लाजमी। अगर हम इनके नाम नहीं बताएंगे यहाँ पर तो होगा क्या, जितनी भी सरफेसेस हैं, सरफेस का मतलब मैं इसको सरफेस को क्लिक करके दिखाऊं, मिसाल एक सरफेस ये है जो सेलेक्टेड है ग्रीन कलर की, एक सरफेस ये भी है, एक सरफेस ये है, ढक्कन इसका ऊपर से, एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये है। तो कितनी टोटल सरफेस हुई? 3। तो ये सर्कुलर ढक्कन, ये इधर का, एक इधर का, एक 3, और 4 ये वाली एक सर्कुलर सरफेस, और ये 5। टोटल इसकी 5 सरफेसेस हैं। और ये 500 सरफेस फिलहाल अगर हम इनके नाम नहीं रखेंगे तो ये 500 सरफेस एक ही नाम में आ जाएंगी और उनका नाम हो जाएगा बाय डिफॉल्ट वॉल। वॉल एक बाउंड्री टाइप है। ठीक है, अब अगर ये वॉल एक ही दफा सारी सरफेस को लिख दिया गया तो फिर वहां फ्लुएंट में इनको अलग अलग करना इम्पॉसिबल है, मतलब डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट नहीं इम्पॉसिबल, वहां पर कोई मेथड नहीं है कि फिर हम उनको अलग करें। इसलिए हम क्या करते हैं, मैच का एक इम्पोर्टेंट जुज़्व है कि जब हम मैच से फाइनलाइज कर ले मैच को, ओके हमारे लिए, हमारी तरफ से ओके हो जाए, तो हम इनकी बाउंड्री कंडीशंस बता, आगे चलकर बाउंड्री कंडीशन बताने की इनकी नाम रख लेते हैं। मिसाल और मैंने अपना फेस सेलेक्टर सेलेक्ट किया, मैं कहता हूँ ये वाली जो सरफेस है इसको मैं कहता हूँ ये इनलेट तो है। अब मेरे पास 2 इनलेट हैं तो मैं इसका नाम इनलेट रख के, हम भले नाम एबीसी भी रख सकते हैं, लाजमी नहीं इनलेट नाम रखें, नाम कुछ ना कुछ होना चाहिए। मिसाल मैंने कहा इनलेट ए, पता होना चाहिए कि ए एक इनलेट है मेरा, और इसको ओके कर लिया। और इसके बाद ऊपर वाले ढक्कन को भी सेलेक्ट करके इसके ऊपर, अच्छा देखें मैं कहीं सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर ग्रीन हो गया ये सेलेक्ट, अब मैं राइट क्लिक यहाँ कर रहा हूँ तो नहीं, मैं इसके ऊपर सेलेक्ट करके और इसके ऊपर ही रहते हुए राइट क्लिक करूँ और क्रिएट नेम सिलेक्शन, और इसको मैं कहूँ कि इनलेट बी, और दिस इज, राइट क्लिक करके क्रिएट नेम सेलेक्ट इनलेट, सॉरी दिस इज आउटलेट। ठीक है, आप इनके नाम यूं भी रख सकते हैं ए बी सी। ठीक है ना, अब देखें नेम सिलेक्शन एक बन गया। नेम सिलेक्शन में आपने इनलेट ए को क्लिक किया तो पता चला कि आपने ये सेलेक्ट किया हुआ है। आप ओवरऑल ज्योमेट्री को देखते हो कि मैंने सही जगह पर सिलेक्शन दी है, या कभी कभी क्या होता है कि हम क्लिक तो कर लेते हैं, बाद में पता चलता है कि हमने गलत जगह पर क्लिक किया था। तो इनलेट ए
इनलेट बी वो कह रहा है आपने ये सेलेक्ट किया है और आउटलेट ये सेलेक्ट किया। अब हमने कुछ सरफेस के नाम नहीं रखे, मिसाल तो इसके और इसके, ये 2 सरफेस रह गई हैं। अगर मैं इसके नाम नहीं रखूँगा तो ये दोनों एक ही सरफेस में मर्ज हो जाएँगी और उसका नाम फ्लुएंट में आप देखेंगे बाय डिफ़ॉल्ट वॉल के हिसाब से आ जाएगा, वॉल। यानी कि ये और ये दोनों एक ही नाम, उधर आपको एक ही नाम नज़र आएगा, वॉल, ठीक है ना? और वॉल की एक अपनी प्रॉपर्टी है, इनलेट की एक अपनी प्रॉपर्टी है, आउटलेट एक अपनी प्रॉपर्टी रखती है। अच्छा, अब ये इनलेट, अब ये जो है ना, ये आपके जो है वो हो गए हैं सेलेक्ट। अब हम इसको दोबारा अपडेट किया ताकि ये इन्फॉर्मेशन भी अपडेट हो जाए उधर। तो ये है हमारा बाय डिफ़ॉल्ट मैशिंग से रोल प्ले करना, ठीक है ना? अब हम इसकी थोड़ी डिटेल्स स्टडी करेंगे कल। कल हम 2D मैश भी बनाएँगे और कल हम ये बात करेंगे कि व्हाट वी मीन बाय साइज़िंग, व्हाट वी मीन बाय इन्फ्लेशन और असेंबली, और हम कुछ इसके राइट क्लिक करके मैश को फिर हम कुछ ये वाले लोकल मैश कंट्रोल भी सेलेक्ट करेंगे और ये कहेंगे कि अगर ये हमें हेड्रॉन बना, ये हेक्साहेड्रॉन बनाना होता, बाय डिफ़ॉल्ट तो टेट्राहेड्रॉन बना, मेथड हम जो उस प्रेज़ेंटेशन में मेथड की बात कर रहा था, वो कहाँ से? कम से कम आप इसका ग्राफिक यूज़र इंटरफ़ेस समझ जाओ और ये डिफ़ॉल्ट मैश और नेम्ड सिलेक्शन करके और स्टेटस और क्वालिटी मालूम कर लो तो आप बुनियादी तौर पर 0 से 1 लेवल पर आ गए मैशिंग। 1 के बाद हमारे पास कुछ लेवल्स हैं, 2, 3, 4 जितनी आप क्रॉस कर सको। हर एक चीज़ का अपना एक मुद्दा है। मिसाल तौर अगर आप ये जो नेम्ड सिलेक्शन है, ये नेम्ड सिलेक्शन आपको लग रहा होगा कि ये बहुत आसान है। समझने के हिसाब से। लेकिन समटाइम जब हम काम कर रहे होते हैं, मिसाल हम प्रोपेलर पर काम कर रहे हैं, एक टैंक है और उसमें अंदर जो है ना वो एक प्रोपेलर है। अब उस प्रोपेलर की वॉल्स हमने बनाई, उन वॉल्स को सेलेक्ट करना जो है ना वो एक अज़ाब हो जाता है क्योंकि वो डोमेन के अंदर हैं। तो वी हैव एडवांस फीचर ऑफ सिलेक्शन। ये तो हमने 4 देखे थे, पॉइंट, एज, फेस और पूरा बॉडी। लेकिन अगर हम कहें कि बॉक्स सिलेक्शन, तो जिस बॉक्स में जो-जो चीज़ें आएँगी, मिसाल के तौर मैं बॉक्स बनाऊँगा और बॉक्स में जो-जो चीज़ें आएँगी वो सेलेक्ट होंगी। तो हम इस एडवांस फीचर को फिर बाद में बजाय सिंगल सेलेक्ट के, बाय डिफ़ॉल्ट ये सिंगल सेलेक्ट होता है, लेकिन बॉक्स सिलेक्शन से हम एडवांस फीचर्स भी करते हैं क्योंकि याद रखिएगा कि ये नेम सिलेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट होता है और हमें हमें कुछ कभी-कभी क्या होता है कॉम्प्लिकेटेड ज्योमेट्रीज़ में ये समझ में नहीं आता कि हम करेंगे क्या? ठीक है ना? अब मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ और उसका वर्चुअली या वर्बली सिर्फ़ जवाब दिया जा सकता है फ़िलहाल तो, और फिर बाद में हम इसको एग्ज़ाम्पल भी करेंगे कि अगर हमें विंड टरबाइन बनानी है, विंड टरबाइन पर काम करना है, तो हमारी मेथोडोलॉजी क्या होगी? यानी कि हम ज्योमेट्री क्या बनाएँगे, कैसे बनाएँगे और फिर उसको हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी? जी, एनी आइडिया? मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम विंड टरबाइन पर काम करें कभी, तो मैं ज्योमेट्री क्या बनाऊँगा और फिर इस मैशिंग तक पहुँचते-पहुँचते मेरी ज्योमेट्री का क्या होगा? जी, कोई जवाब देना चाहे खुद ही डायरेक्ट दे दे। सर हम उसमें 3D डायग्राम बनाएंगे ना सबसे पहले। पहले हम पंखा बनाएँगे, ठीक है, जी पंखा बना सर। लिया, उसके बाद क्या करेंगे? और उसके बाद ये बनाएंगे सर जो इसमें होता है ना स्टैंड जो होती है लाइक इस तरह जो जिस तरह आपने वॉल बनाया हुआ है ये। है ना? फिर हम जो है ना वो उस पंखे को यहाँ पर ले आएँगे एनसीस मैशिंग में। सर हाँ मैशिंग में ले आएंगे अब उसकी कोडिंग करेंगे मतलब मैशिंग करेंगे। नहीं, अब देखें, अब मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया, भले आप माइक अपना बंद कर लें, आपके शोर है ज़्यादा शायद। एनीवे, मैं आपको अभी आपको शायद समझ में नहीं आया होगा ये सवाल बहुत सारों को। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ ऑन माय ड्राइंग पैड। ओके, मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ। देखें, हमने कहा कि विंड टरबाइन आप बनाएँगे, आपने जनाब शुरू हो गए ज्योमेट्री बनाने में। आपने एक ज्योमेट्री बनाई, कोशिश मैं कर रहा हूँ कि एक पंखे जैसी चीज़ कोई लगे, रफ सी लगे और एक पंखा ही लगे तकरीबन।
व्हाट आई बीन टू से वो मैं समझाना चाहता हूँ। ओके, मैंने ऐसे ही ड्राइंग बनाई है, आपने कहा ये हमने पंखा बना दिया 3D में और हमने इसकी मैशिंग की, पर तो ये आपका जवाब जो है ना वो गलत हो जाएगा, क्योंकि पंखा तो बना, लेकिन विंड टरबाइन में फ्लूइड फ्लो किस चीज का होगा, फ्लूइड कौन सा है, विंड टरबाइन की सिमुलेशन में फ्लूइड कौन सा है, इमेजिन के फ्लूइड क्या है उसमें, एनी So आइडिया? fluid is normally air. एयर। और ये पंखा बनाना हमारा मेन मुद्दा है ही नहीं उसूलन। ये पंखा हमें तो चाहिए वो एयर डोमेन जो कि चल रहा है और उसके सामने पंखा आ रहा है, उसके सामने पंखे का पर आ रहा है, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, हम एक पंखा बनाएंगे और फिर हम एक बहुत बड़ा एक एयर डोमेन बनाएंगे, वो चाहे हम बॉक्स बनाएं, चाहे हम जो है ना वो एक इस तरह का एक विंड टनल बनाएं। हमारे पास अक्सर मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में एक विंड टनल इक्विपमेंट भी होता है, उसमें हम अपने मर्जी की विंड वेलोसिटी जनरेट करके और उसमें बीच में रखते हैं। तो ये पंखा जो है, ये जो पंखा हमने बनाया 3D में, है ना, इसको हमने इस विंड डोमेन में बीच में रखा और इस पूरे विंड वाली एनवायरनमेंट में से इस 3D को डिलीट कर दिया। मैं इसका एग्जांपल देता हूँ और आप सबके लिए, आप सबके ज़हनों को थोड़ा और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करने के लिए, कि मिसाल तौर मेरे पास एक ग्लास है, उसमें पानी भरा हुआ है और उसमें एक चम्मच भी पड़ा हुआ है। अब जहाँ-जहाँ चम्मच है अंदर पानी में, वहाँ-वहाँ पानी तो नहीं होगा ना। अगर मुझे पानी की पिक्चर बनानी पड़े, पानी का 3D डोमेन बनाना पड़े, तो मुझे चमचा या स्पून एज़ इट इज़ बनाना पड़ेगा और फिर पानी बना के, सिलिंड्रिकल पानी बना के उसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो वो जो खांचा लग गया पानी, उस चम्मच का पानी में, उतना पानी उसमें नहीं होगा। वहाँ-वहाँ, जहाँ-जहाँ चमचा है, वहाँ-वहाँ पानी नहीं होगा। तो वही काम करना पड़ेगा हमें, एक विंड टनल बना के, एक ये पंखा बना के, फिर इस पूरे सिलेंडर में से इस पंखे की ज्योमेट्री को माइनस करना होगा। तो जब अंदर ये खांचा लग गया उस विंड टनल में, तो हम समझेंगे कि हमने विंड टरबाइन अब इंस्टॉल कर लिया है और हम अब ये हवा चलाएँगे और हवा बेसिकली कोई चीज़ नहीं होगी, लेकिन एक खांचा होगा और वो खांचा उसी डिज़ाइन का होगा जिस डिज़ाइन का आपने पंखा बनाया होगा। तो फिर विंड के साथ जो भी हो, तो हम समझेंगे कि आपकी जो डिज़ाइन है, विंड की जो प्रोफ़ाइल बनेगी इसके पीछे या इसके ऊपर जो फ़ोर्सेस लगेंगी, उस फ़ोर्सेस से हम आरपीएम कैलकुलेट करेंगे कि कितना जनरेट हो सकता है इसका। और हम अभी इसको नॉन मूविंग कर रहे हैं, अभी हम इसको एनिमेशन में भी नहीं बना रहे हैं। अभी हम ये नहीं करेंगे कि हवा चलने से पंखा चलने लगे, नहीं, चलेगा नहीं, वो खड़ा ही होगा। लेकिन हमें ये पता लगेगा कि जो जिस डिज़ाइन का पर है, उस डिज़ाइन के पर से अगर ये हवा टकराएगी तो फ्लक्स वो कितना जनरेट होगा, फ़ोर्स कितनी जनरेट होगी और जिसको हम कहते हैं शियर स्ट्रेस कितना जनरेट होगा। और उसके बाद हम उससे बैक कैलकुलेशन करके न्यूमेरिकली हम इसका आरपीएम भी कैलकुलेट करेंगे और इवेंचुअली हम ये मॉडलिंग करके और फिर बाद में हम इसके पर के पीछे जो है ना वो एरोडायनामिक्स दिखाएँगे कि चलें देखें, अगर इस तरह का डिज़ाइन है तो इस तरह की एनवायरनमेंट होगी, इस तरह का डिज़ाइन है तो इस तरह की एनवायरनमेंट होगी। ठीक है? तो आपने जब भी फ्लुएंट की दुनिया की बात करनी है, तो आपने ये सोचना है, ये समझ लेना है कि फ्लूइड कौन-सा, जो ज्योमेट्री बना रहे हैं उसमें हमारा फ्लूइड कौन-सी चीज़ है।
जो चीज फ्लूइड है उसका मेन डोमेन बनेगा, और जो चीज वो नहीं है, फ्लूइड सॉलिड है, तो सॉलिड का कितना रोल है। अगर सॉलिड का रोल ये है कि हमें उसमें कोरोजन, एरोजन या हीट ट्रांसफर उसकी प्रॉपर, या उसके फर्दर आगे मल्टी फिजिक्स में उसकी स्ट्रेस एनालिसिस करनी है, उसमें कितना वियर एंड टियर आ गया, तो फिर तो सॉलिड बनाना लाजमी हो जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ हमारा काम फ्लूइड फ्लो तक ही है तो फिर हमें वो सॉलिड बना के खत्म कर देना है। जैसे जैसे हमने पाइप की वो सरफेस नहीं बनाई थी। तो आई होप यू गॉट द आइडिया, और आपने थोड़ा बहुत इसको स्टार्ट किया होगा, और कल हम इसके थोड़ा एडवांस फीचर देके और इसको आपकी ट्यूटोरियल्स आपको दे देंगे कि ये जो है करें। लेकिन याद रखिएगा, आपका जो मिनिमम टारगेट होना चाहिए ना इस पूरे कोर्स में वो ये है। हमने आपको वर्कशॉप तो बहुत सारे देते रहे हैं, पहले भी हमने दिए, और अब हम जो आपको वर्कशॉप देंगे इसके स्मैशिंग के, मैंने दिखा देता हूँ, ये सारे वर्कशॉप होंगे। लेकिन जो मिनिमम टारगेट है ना वो आपका ये है कि जो आपने टी बनाई थी उस टी को आगे लेकर और ये उसका मैश डोमेन बनाना है, ठीक है ना। ये अगर आपने सारा ट्यूटोरियल कर दिया तो कम से कम आप मैशिंग के हर चीज को समझ जाएंगे। तो उस डिजाइन मॉडलर का पहला ट्यूटोरियल और फिर इस मैशिंग का पहला ट्यूटोरियल, लेकिन ये हम कल आपको देंगे क्योंकि हमारी अभी एडवांस क्लास रहती है। एडवांस का मतलब है कि कुछ इसके अभी तो हमने जैसे इसका आपको ग्राफिक्स और इंटरफेस समझाया और ये समझाया कि इसमें किया क्या है।